अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जो एक रिसेंटली 7 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुआ है और डेफिनेटली इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। बट हम जो करंट वॉर चल रही है इसराइल और पैलेस्टाइन की, हम उसकी पिछले ऑलमोस्ट 4 माह की जो डेवलपमेंट्स है इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रीफ वे में आपके साथ उनका जो बैकग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे कि रिलीजियसली वो क्या समझते हैं और पॉलिटिकली वो क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ ये जो वॉर थी ये कब से स्टार्ट हुई और इसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के ऊपर बात कर लें कि बैकग्राउंड में जी 2 इशू हैं इसराइल और पैलेस्टीन के बिटवीन। 2 इशू, एक तो रिलीजियस इशू है। इसराइली ये समझते हैं कि ये हमारी वो प्रॉमिस लैंड है जो हमसे वादा किया गया था गॉड की तरफ से, जबकि जब हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इसराइल वाला जो एरिया था, जो पैलेस्टाइन वाला एरिया था, ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सल्तनत उस्मानिया टूट जाती है तो वहाँ पे यहूदियों की आबादकारी स्टार्ट की जाती है यूके की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से। एंड फर्दर फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हिटलर का इनके अगेंस्ट एक वायलेंस इन्हेंस होता है तो फिर वो सेटलर्स बढ़ते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेटलर्स की तादाद और होती है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस तो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे। और जो जिस तरह कुछ राइटर्स हैं इसराइल के, जिनमें युवाल नोहारी है जो कि प्रोमिनेंट राइटर है, तो वो ये बात बताते हैं कि जब यहाँ पे यहूदी आए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी पैलेस्टीनियन रह रहे थे। ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था जी। और फर्दर जब हम देखते हैं कि जब जो करंट एक वॉर स्टार्ट हुई, इससे पहले भी बहुत सारी वॉर्स हो चुकी हैं, लेकिन जो करंट वॉर स्टार्ट हुई वो स्टार्ट हुई जी 7 अक्टूबर 2023 को, जब इसराइल में उनकी मजहबी त्यौहार की छुट्टियां मनाई जा रही थी। उनका मजहबी त्यौहार था चैन सकूत, और सकूत की छुट्टियां उसको कहा जाता है, जिसमें बेसिकली वो अपनी उस याद को ताज़ा करते हैं जब उनको फिरौन से ख़तरा था और हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके वहाँ मिस्र से निकले हैं, और फिर उसके बाद जो बनी इसराइल 40 साल तक वो सहराए सीना में जो भटकती रही है, तो वो उसकी याद को ताज़ा करते हैं और खैमे लगा के वो अपनी उस फेस्टिवल की सेलिब्रेशन करते हैं। कुछ यहूदी जो हैं वो घर में खैमे लगा लेते हैं, कुछ जो हैं जी वो सहरा में जाके कैमरे लगा लेते हैं। तो उस दिन इसी तरह से जहाँ पे जब उनके ऊपर अटैक हुआ जो हमास मिलिटेंट्स की तरफ से, हमास के जो जंगजू थे उनकी तरफ से, तो तब भी वो अपनी उसी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो डेफिनेटली जिस तरह हम सब ने देखा, हमास ने जो हमास के मिलिटेंट्स थे, जो उसके जंगजू थे, उन्होंने वीडियोस भी रिलीज़ की सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह से उनको भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और किस तरह से कुछ सेटलमेंट्स थी जो उनकी यहूदियों की जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के रहमो करम पर थी। फिर इन्होंने वहाँ पे जो यहूदी थे उनको अपने साथ ले गए, कुछ को मार दिया, और नो डाउट कि वहाँ पे जो हमास के जंगजू थे उनको भी का सामना करना पड़ा, उनकी भी जाने की। बट हम देखते हैं कि जैसे ही ये एक इंसिडेंट होता है तो उसके बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो टीवी के सामने आते हैं और वो कहते हैं कि वी आर एट वॉर, और ये जो वॉर है हम तब तक जारी रखेंगे जब तक जो हमास है इसका खात्मा नहीं हो जाता। हमास को जानवरों से तंबीह दी गई, यानी कि उसको तशबीह दी गई जानवरों के साथ, और कहा गया कि इंसानों का जानवरों के साथ अब लड़ाई है जी। एंड फर्दर डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों को वो लोग फरामोश कर देते हैं कि वो अपनी एक फ्रीडम की जंग लड़ रहे हैं, और अपने तमाम जुल्म सितम को वो अपने लिए अपनी जो डिफेंस की लड़ाई समझते हैं हम लोग। एंड फर्दर उसके बाद जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो यूएसए, फ्रांस, यूके इसराइल की मदद के लिए आ जाते हैं। यूएसए फौरन से अपना वॉरशिप जो उसका सबसे जंग में सबसे जी वो बहुत पावरफुल हथियार है उसका, तो उसको वो भेज देता है, जिसके ऊपर बहुत सारे फौजीज हैं, कमांडोज हैं उसके ऊपर जी। इसके साथ साथ उसके ऊपर जेट्स हैं, फिर यानी कि बहुत बड़ा एक वॉरशिप वो इसराइल की मदद के लिए भेज देता है। इसी तरह से यूके भेज देता है, और इसराइल एक हफ्ते के बाद, ऑलमोस्ट जी 1 हफ्ते के बाद इसराइल ये ऐलान करता है कि जो गाज़ा में रहने वाले लोग हैं वो वहाँ से मूव करके राफा मिस्र की तरफ चले जाएं, जो कि साउथ गाज़ा बनता है। अगर हम दोस्तों ये चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि जब इसराइल के ऊपर ये अटैक होता है तो इसराइल की मदद के लिए तो उसके अलाइज आ जाते हैं, लेकिन पैलेस्टीनियन की मदद के लिए क्यों नहीं कोई आया?
اسپیشلی حماس جو کہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, جو فلسطینی کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے کوئی کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم صرف کمپیریزن ہی کریں کہ جو عرب کنٹریز ہیں, عرب لیگ جو ہے وہ تقریباً 22 کنٹریز ہیں, اور 22 کنٹریز کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 40 کروڑ کے قریب ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی زمین کا رقبہ ہے وہ آلموسٹ 30 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے, اور اس کے کمپیریٹیو میں جب ہم صرف اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو ان کی آبادی ہے 9.3 ملین, جو کہ 93 لاکھ بنتی ہے. کہاں 40 کروڑ اور کہاں 93 لاکھ. اور اسرائیل کی جو اس کا رقبہ ہے وہ صرف 22,000 آلموسٹ 22,000 کلومیٹر اسکوائر ہے. سو وہ تو جو اگر ہم عرب لیگ کا 1% رقبہ بھی نکالے تو اسرائیل تو اس سے بھی چھوٹا ہے. عرب لیگ کے مقابلے میں اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ 0.15% ہے. سو کوشچن رائز ہوتا ہے کہ OIC کہاں ہے, مسلم جو ورلڈ ہے وہ کہاں ہے. اور ڈیفینیٹلی جو دوسری کنٹریز ہیں, جو نان مسلم کنٹریز ہیں, انہوں نے جس طرح ساؤتھ افریقہ ہے, انہوں نے کچھ ایکشنز لیے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے تمام جو سفارتی معاملات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیے. پھر ٹرکی کی اگر ہم بات کریں تو اس نے بہت ہی چھوٹے لیول کے اوپر اسٹیپس لیے. اگر ہم جو اسرائیل ہے وہ اپنی 40% جو ضرورت ہے آئل کی وہ آذربائیجان سے پوری کرتا ہے, اور آذربائیجان آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرکی کے پاس آتا ہے, اور انرجی جو پائپ لائن ہے وہ ٹرکی سے ہو کے اسرائیل تک آتی ہے. تو اگر ٹرکی اس کو بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی ایکشن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسرائیل جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا. اور یہ جنگ سے پہلے ٹرکی نے اسرائیل کو ایک ضمانت کے طور پہ یہ کہا تھا کہ ہم وہ کسی بھی صورت میں نہیں بند کریں گے. اور ٹرکی وہ کنٹری ہے جو سب سے زیادہ ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ کرتی ہے. فردر اگر ہم دیکھتے ہیں جو دوسری کنٹریز ہیں, جو جس طرح ہم نے ساؤتھ افریقہ کی بات کی تو وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایکشنز کر رہے ہیں. جس طرح ریسنٹلی انہوں نے ICJ جو انٹرنیشنل کورٹ جسٹس ہے اس کے اندر وہ ساؤتھ افریقہ کیس لے کے گئی, جبکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں لے کے گیا. جو OIC کا اجلاس ہوا, OIC کے اجلاس نے ایران جو کہ ڈیفینیٹلی حماس کو سپورٹ کر رہا ہے, پھر ایران کی جو دوسری ملیشیاز ہیں جس میں حوثیز کو بھی کہا جاتا ہے جو یمن میں ہیں, پھر دوسری جو حزب اللہ ہے ان کو بھی وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں, بٹ کوئی اور مسلم کنٹری ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے سوائے ریٹورک بیان بازی سے. اینڈ فردر جب ہم ان چیزوں کو انسائٹ ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اسرائیل کے الائز ہیں, اسرائیل کے الائز جو ہیں وہ اسرائیل کو نہ صرف جنگی امداد دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل کو ڈالرز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. جس طرح جب ہم USA کی بات کریں تو $106 بلین کی امداد انہوں نے USA نے دینی ہے, اور آلموسٹ ابھی تک جو وہ دے چکے ہیں وہ more than $20 بلین ہے. اور فردر جو وہ ہتھیار اسرائیل کو بیچ رہے ہیں, آپ یہ چیزیں وہ ہیں جو ڈیلی بیسس کے اوپر ہو رہی ہیں, بٹ ان کے کمپیریٹیو میں حماس کے ساتھ, حماس کے پاس جو مین جو پاور ہے ان کی وہ ان کی ٹنلز ہیں, اور انہی ٹنلز کے تھرو وہ ابھی تک سروائیو کیے ہوئے ہیں, اور ادروائز وہ ابھی تک اسرائیل ان کو مٹا دیتا. بٹ یہی وہ چیزیں کہ جب OIC کا اجلاس ہوا اس ایشو کے اوپر تو ایران نے کچھ معاملات اٹھائے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کنٹریز کے ساتھ جو OIC کی کنٹریز ہیں وہ یہ سٹیپ لے کہ ان تمام کنٹریز جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں, جو اس کو فورس نہیں کر رہی کہ وہ جنگ بندی کریں, ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں, جبکہ اس کو اگنور کر دیا گیا. بیکاز موسٹلی عرب جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں, جو عرب کنٹریز ہیں اسپیشلی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل جو حماس ہو گئی, حوثی باغی ہو گئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ ہوگی, یہ ایران کی ملیشیا ہیں. پھر ڈیفینیٹلی پاکستان نے بھی جہاں تک ہو سکا اپنا رول پلے کیا, سفارتی لیول کے اوپر بھی انہوں نے آواز اٹھائی. پاکستان نے تو اسرائیل کو ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے پیلسٹینینز کے لیے جو امداد بھیجی ہے وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اینڈ جو فردر جی مالی امداد کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو اسرائیل کے الائز ہیں وہ مسلم کنٹریز سے آگے موو کر رہے ہیں, بیکاز امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ یہ جو وار ہے یہ اسرائیل کی وار نہیں ہے, یہ بیسیکلی ہماری وار ہے, اور وہ بیسیکلی اسرائیل کو منی امریکہ کنسیڈر کرتے ہیں. پھر اس میں جو مین ڈیولپمنٹس ہوتی ہے جی وہ نومبر میں آ کے اس میں مین ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. نومبر میں ایک عارضی جنگ بندی کروائی جاتی ہے 24 نومبر سے
30 नवंबर तक। और इसमें बेसिकली जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग एक आरजी जंग बंदी होती है, और आरजी जंग बंदी के बाद फिर जब दोबारा से वॉर स्टार्ट होती है तो इसराइल इंटेलिजेंस को एक टास्क फराहम किया जाता है उनकी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मुसाद उनकी इंटेलिजेंस का नाम है, तो एक ऑपरेशन वो स्टार्ट करती है नीली NILI के नाम से। और ये जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है ये सीज फायर के बाद होता है, जिसमें उन्होंने जो अल कुसाम के ब्रिगेड हैं और जो दूसरे जी हमास के मेन फाइटर्स हैं, जो उनकी बिरोने मुल्क मेन लीडरशिप छुपी हुई है, उनको कत्ल करने का उनको टास्क फराहम कर दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ इसराइल जो है वो गाज़ा में एक होप्सरा नाम का सिस्टम है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के ऊपर है, जो कि किसी भी जंग के अंदर चलाना वो गैर इंसानी समझा जाता है, उसको भी यूज़ कर रहा है। अब इसमें अगर हम फर्दर देखते हैं तो जो USA है वो इस वक्त तक 3000 टन से भी ज़्यादा असला इसराइल को फराहम कर चुका है। और डेली के बेसिस के ऊपर इसराइल जो USA के नेवी जहाज़ हैं वो USA से इसराइल की तरफ जो असला लेके आते हैं। हमास की मदद में जो ईरान और उसकी जो मलेशिया थी, जिस तरह हमने देखा कि हौसी बागी हैं, और फिर उसके साथ साथ हिजबुल्लाह है, और फिर सीरिया में जो मलेशिया बैठी हुई थी ईरान की, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह मुसाद ऑपरेशन जो कि नीली एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया इसराइल की तरफ से, उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें बखूबी दिखाई देते हैं। जिस तरह जो कासिम सुलेमानी के शैडो कमांडर थे, जो कि ईरान के बहुत ही ख़ास कमांडर थे, उनको 23 दिसंबर 2023 को कत्ल किया गया इसराइल की तरफ से वहाँ पे अटैक करके। और उन्होंने लेबनान में किया। लेबनान में उन्होंने जो फाउंडर थे अल कुसाम ब्रिगेड के सालेह अल हरोरी को उन्होंने वहाँ पे कत्ल कर दिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने डेफिनेटली एक रिएक्शन ज़रूर दिया, और यही खदशा था कि हिजबुल्लाह भी अब उसमें इस जंग में शामिल हो जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह उसमें शामिल नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो UK और USA की जो फ़ौज है वो बर वक्त तैयार है कि अगर इसराइल की तरफ कोई और कंट्री हमला करती है तो फ़ौरन से उनको रिटेलिएट किया जाएगा। जिस तरह हमने देखा कि जो हौसी बागी थे उन्होंने जब इस वॉर को रोकने के लिए उन लोगों को जो जहाज़ वहाँ पे से गुजरते थे इसराइल की या इसराइल के लिए कार्गो के लिए वो गुजरते थे, उनको उन्होंने यरगमाल बनाना शुरू किया। तो वहाँ पे UK और USA अब उनके ऊपर हमला कर रहा है। रिसेंटली भी एक हमला किया गया है। एंड फर्दर जब हम इसको और डिटेल में देखते हैं तो इसराइल ने एक कुछ और तंजीम की मदद से ISI के, ये एलिज्ड बात है, ये मुबैना तौर पे ये अभी तक प्रूफ बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे इसराइल है, जो ईरान के एक कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी बरसी के मौके पर उन्होंने ऑलमोस्ट वहाँ पे एक बम धमाका होता है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर फर्दर जी लेबनीज जो है, इस वक्त जब हम बात करते हैं हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह के हाथ बांधे हुए हैं, वो इस जंग में डायरेक्टली वो ओपन फायर नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि 80% लेबनीज ऐसे हैं जो ये वॉर नहीं चाहते हैं, और हिजबुल्लाह की ताकत ही वही है। और अगर हिजबुल्लाह वहाँ पे कुछ इस तरह का एक्शन लेती है तो क्योंकि लेबनीज की अपनी इकॉनमी जो है वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, तो अगर वो इस तरह का एक्शन लेगी तो फिर सारा का सारा इल्ज़ाम हिजबुल्लाह के ऊपर आएगा, क्योंकि अमेरिका, फिर उसके बाद UK और इसराइल मिलके हिजबुल्लाह के ऊपर या लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। सो उन्होंने जब सालेह अल हरोरी को मारा गया तो उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, तो फिर उन्होंने हिजबुल्लाह ने उसके रिस्पॉन्स में कुछ मिसाइल तो ज़रूर छोड़े हैं इसराइल की तरफ, लेकिन उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिससे कुछ इसराइल की जो इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर ज़रूर एक इफ़ेक्ट पड़ा है। फिर फर्दर जी जो साउथ अफ्रीका ICJ में यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में केस को लेके गया, तो वो भी एक अहम वहाँ पे डेवलपमेंट्स होती है कि वहाँ पे जो फैसला था वो इसराइल के अगेंस्ट आता है, और कहा जाता है कि इंसानी बुनियादों के ऊपर उसको बंद किया जाए, जो जंग हो रही है वहाँ पे, जो बर्बरियत हो रही है, लेकिन इसराइल उस फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जी उस फैसले में डेफिनेटली वो इतना स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं था कि वहाँ पे जो इसराइल को बाइंड कर दे कि वो इस जंग बंदी को रोके, वो भी बहुत सारे मुबस्सरीन के नज़दीक वो एक वीक फैसला था, वो एक वीक फैसला था। फर्दर हम यही इस वीडियो में जो अभी तक ये डेवलपमेंट्स हुई थी हमने आपके साथ शेयर की, इसका बैकग्राउंड शेयर करने की कोशिश की। सो होपफुली इस वीडियो में हमने ये जो एक ब्रीफ वीडियो थी इसमें हमने आपके साथ इन 15 मिनट्स में आपके साथ हमने वो तमाम डेवलपमेंट्स शेयर की। एंड अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।